once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। सो फाइनली आपके एमएसटी सीईटी पीसीबी के एग्जाम्स खत्म होकर पीसीबी एमएसटी सीईटी फर्स्ट अटेम्प्ट की आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। बच्चों ने अपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं कि अप्रोक्सीमेटली उनके कितने क्वेश्चंस राइट हैं और कितने मार्क्स उनको मिलने वाले हैं। मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कितने मार्क्स मिलने पर आप अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आज जो मैं वीडियो आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक आपको क्या क्या चीजें करके रखनी है ताकि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होते ही आपके पास सारी चीजें रेडी होनी चाहिए। तो आप लोगों का अभी जो वेकेशन पीरियड चल रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो री नीट की तैयारी कर रहे होंगे। री नीट की तैयारी करते करते आप लोगों को अपने एमएसटी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कुछ चीजें प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेती हूँ और इस वीडियो को आप अपने महाराष्ट्र के बाकी कैंडिडेट्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि हम अपना वेकेशन कितने अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, पहला पॉइंट है कि रेस्ट करो। ठीक है, पर रेस्ट हो गया है, आपने काफी रेस्ट कर लिया है। आपका एमएसटी सीईटी पीसीबी का सेकेंड अटेम्प्ट खत्म हो गया था 11 मई को और अभी एमएसटी सीईटी पीसीएम का सेकेंड अटेम्प्ट चल रहा है और ये भी जल्दी खत्म होने वाला है, एक दो दिन में शायद खत्म भी हो जाएगा। तो अब रेस्ट करने के बाद पीसीबी वाले बच्चों ने तो बहुत रेस्ट कर लिया। अभी कुछ बच्चे हो सकता है कि री नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और रिविजन कर रहे होंगे, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं, जो बाकी के बच्चे हैं, उन्होंने रेस्ट भी कर लिया, काफी एंजॉय भी कर लिया। पीसीएम वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोग भी रेस्ट कर लेना, एंजॉय कर लेना। एंजॉय का मतलब क्या होता है, जितना चाहिए उतना सो लेना, एक दो मूवीज देख लेना एंड रिलैक्स योरसेल्फ। लेकिन आफ्टर 21 मई पीसीएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 2 दिन आप रिलैक्स करो, एंजॉय करो, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। और पीसीबी वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों का रेस्ट खत्म हो चुका है, अब आप लोगों को क्या करना है, you have to start researching about colleges in which course you are interested। अगर आप फार्मेसी में इंटरेस्टेड हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप 99 से ज्यादा परसेंटाइल ला सकते हो, तो मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन होगा कि अगर आप क्लिनिकल साइड में काम करना चाहते हो, यानी कि आपको डायग्नोसिस एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन, इसमें अगर इंटरेस्ट है तो आप फार्मा डी वाले कॉलेजेस सर्च करो। फार्मा डी मतलब क्या होता है, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। ये 6 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, पर आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बैचलर ऑफ फार्मेसी से लेवल हाई होती है, सैलरी ज्यादा होती है, रिस्पेक्ट ज्यादा होती है और डेजिग्नेशन अलग होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है, आपको सिर्फ मेडिकल खोलना है आगे जाके, या आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना है, आपको बहुत ज्यादा साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, आपको बस शौक है मेडिसिन के बारे में पढ़ने का और आप पैशन फॉलो करना चाहते हो, तो फिर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, दैट इज बी फार्मेसी। तो आप इसके टॉप कॉलेजेस सर्च करना स्टार्ट करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में बताऊं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, कुछ कॉलेजेस के बारे में मैं भी आपको बता दूंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, जो टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम डी फार्मेसी का क्या सीन है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो मैं किसी भी बच्चे को सजेस्ट नहीं करती कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करो, क्योंकि सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के बेसिस पे बहुत ही कम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मिलती है ऐसा नहीं है, मेरे खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा किया है फार्मेसी में, लेकिन स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी बैचलर्स की वैल्यू है, और बैचलर से ज्यादा वैल्यू फार्म डी की है। ओके, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी की। तो मैंने लास्ट ईयर अपने एक स्टूडेंट का वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, खेमराज करके, आप उसका इंटरव्यू वीडियो सर्च करो। उसके पहले मैंने और एक स्टूडेंट का वीडियो डाला था प्रसाद करके, वो भी फार्म डी कर रहा है, खेमराज भी फार्म डी कर रहा है। मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू अपलोड किया था, आप उनके भी वीडियोस जाके देखो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, अभी जैसे समझो कोई स्टूडेंट है जिसको बायो में भी इंटरेस्ट है और मैथ्स में भी इंटरेस्ट है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सा कॉलेज अच्छा है, कितनी फीस है। आप बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो कि कौन से कॉलेजेस में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी होता है और कितनी फीस होती है उसकी। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सर्च कर सकते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक अलग कोर्स होता है, उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हो।
तो ये ऑप्शंस अब आप सर्च करना स्टार्ट करो। जब आप लोग मुझसे पूछते थे लाइव लेक्चर में, मैम प्लीज कॉलेज बताओ, तब मैं आपको क्या बोलती थी कि अभी फोकस करो पढ़ाई पे, पहले अपने मार्क्स अच्छे आ जाओ, मतलब एग्जाम देके आ जाओ, मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपके पास सब ऑप्शंस रहेंगे। अब एग्जाम खत्म हो गया है ना, रिजल्ट आने के लिए टाइम है, तो ये जो बीच का गैप है, आपने एग्जाम दे दिया है, आपने अपना आंसर की भी देख लिया है, अब आपको पता चल गया होगा कि आपके रैंक में कौन सा कॉलेज आ सकता है, तो उस हिसाब से आप अब कॉलेज फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सारे इंजीनियरिंग ऑप्शंस हैं, ये बायो के रिलेटेड इंजीनियरिंग ऑप्शंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। और जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं तो वो नर्सिंग में एएनएम करना चाहते हैं कि जीएनएम करना चाहते हैं। अगर आप जीएनएम करना चाहते हो तो 3 साल का कोर्स होता है, एएनएम से ज्यादा वैल्यू होती है इसकी। तो इसके कौन कौन से कॉलेजेस हैं इसके बारे में सर्च करो। अभी अपने मतलब आपके आसपास आपके एरिया में कौन सा कॉलेज नजदीक पड़ता है। जैसे अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई के आसपास कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं और नजदीक हैं और आपके बजट में आते हैं, ऐसा एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी बच्चे से अगर पूछूंगी कि तुमको इंजीनियरिंग करना है तो तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो वो बच्चा तो ये बोलेगा मुझे आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है। लेकिन उस बच्चे का कैपेसिटी होना चाहिए ना वहां तक जाने का, उसके मार्क्स उतने होने चाहिए। तो पहले तो ये आपको पता करना है कि आपके मार्क्स के लेवल पे आपको कॉलेज डिसाइड करना है। उसके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फीस भर सके, उसके लोकेलिटी के आसपास वो कॉलेज होना चाहिए। मालूम पड़ा उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, उसके पास फीस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप उसको दूर नहीं भेजना चाहते। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करो कि मुझे इतना इतना आंसर की में मार्क्स मिल रहा है, मुझे 200 में से 120 मिल रहा है, मतलब मेरे 90 के ऊपर परसेंटाइल आ जाएंगे, तो मेरे को यहाँ 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 ये कॉलेज का ऑप्शन है। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, अपना बजट कितना है, मैं कौन सा कॉलेज चूज करूं, मुझे कहां पर जाने के लिए दिया जाएगा, कहां पर नहीं दिया जाएगा, ये सब अभी डिसाइड करो, नहीं तो एडमिशन के टाइम पे बहुत बवाल होता है घर पे। ठीक है, तो आप अपने कॉलेजेस अपने आसपास के एरिया में अपने लोकेलिटी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने स्कोर के हिसाब से सारे सर्कमस्टेंसेस कंसिडर करके कॉलेजेस का एक लिस्ट बनाओ जहां पर आप जाना चाहते हो। और फिर आपके एडमिशन प्रोसेस में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसका पूरा एक फोल्डर अलग से बना के रेडी रखो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो वो भी आप रेडी करके रख सकते हो। और अगर समझो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे अगर कोई कास्ट कैटेगरी में आता है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी देखना पड़ता है। अगर आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होगी तो आपको कास्ट का माइनॉरिटी सीट नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा ओबीसी में आता है तो उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप अगर डोमिसाइल नहीं है आपके पास तो फिर आप आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट कंसिडर किए जाओगे। एक सेकेंड ना, हाँ, तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द। ठीक है, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का एक अलग फोल्डर बनाकर रेडी रखना है। और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे अभी जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए मैम हम कौन कौन से कॉलेजेस को अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं, या कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा पुराना कॉलेज है, एक कॉलेज डिसाइड करने के टाइम पे क्या क्या फैक्टर्स चेक करने चाहिए, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और फिर फार्मेसी के कॉलेजेस के बारे में हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी। अब मैं आपको कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा ये गाइडेंस देने का कि आपके पास कितने ऑप्शंस है। देखो, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आप ये करो, डिसाइड आपको ही करना है, लेकिन आपका बजट कितना है, आपकी फैमिली आपको कहाँ पढ़ने भेज सकती है, आप सच में उतना मार्क्स ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे, आपको ये सब कंसिडर करना पड़ेगा। मेरे ताऊ जी बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर ले लेकिन मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे फार्मेसी करना है, तो फार्मेसी करो, ताऊ जी की बात मत सुनो। क्योंकि 10 साल के बाद जब आप इंजीनियरिंग में कुछ नहीं कर पाओगे तो वही ताऊ जी ताना देंगे तेरे से तो इतना भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अपना पैशन फॉलो करोगे, और ऐसा नहीं है कि फार्मेसी में रिस्पेक्ट नहीं है या पैसा नहीं है, उसमें भी रिस्पेक्ट है, उसमें भी पैसा है, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स को ये अभी कन्विंस करना पड़ेगा। तो अभी ये जो पीरियड है ये प्लीज नेटफ्लिक्स देखने में या फिर आईपीएल देखने में वेस्ट मत करो। देखो, अपना एंजॉयमेंट सेक्टर भी चालू रखो, लेकिन अपने रिसर्च को स्टॉप मत करो। आप अपने लिए क्या आगे बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके बारे में अपना रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो बस यही चीजें मुझे आपको बतानी थी। अभी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मैम मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे पता चलेगा। तो कट ऑफ चेक करने के लिए आप अजय सर का ये वीडियो चेक कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आप कट ऑफ कैसे चेक कर सकते हो। अभी तक इस साल का कट ऑफ नहीं आया है, पीसीएम का एग्जाम खत्म होने के बाद कट ऑफ वाला वीडियो आएगा।
लेकिन तब तक आप लास्ट ईयर का तो कट ऑफ चेक कर सकते हो ना। लास्ट ईयर से और इस ईयर के कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो आप लास्ट ईयर का कट ऑफ चेक करने के लिए ये वीडियो जाके देखो। इस वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे अपना कट ऑफ चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे 2027 यानी नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हमारा ये जो प्ले स्टोर पर ऐप है, प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप स्टोर पे जाओ और वहां पर ज्ञान लैब नाम से एक ऐप है, वो ऐप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करके लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ पर नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल का एक फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर में आपको ये सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स देने वाले हैं, ऑलरेडी आपका अप्रैल महीना खत्म हो चुका है, मई महीना आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, आप लोगों को अपने बोर्ड्स की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट हमने फ्री में देके रखा है, प्लीज ये देखना स्टार्ट करो। यहाँ पे जो मटेरियल हमने दिया है, इस मटेरियल को रेफर करना स्टार्ट करो, तो आपको पता चलेगा कि सीईटी हलवा नहीं है। सीईटी क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और आप ये जो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, इस ऐप के नीचे आप सारे रिव्यूज वगैरह भी देख सकते हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर के बच्चों को और उससे लास्ट ईयर के बच्चों को कितनी ज्यादा हेल्प हुई थी। तो इस साल जिस जिस बच्चे ने हमारे ऐप से सीईटी की स्टडी की है या फिर ऐप का फ्री मटेरियल यूज किया है, आप सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने जूनियर्स के साथ, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, भाई बहन के साथ ये मटेरियल शेयर करो। उनको बताओ हमारे ऐप के बारे में, ताकि वो भी इस फ्री मटेरियल का फायदा उठा सके, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो एक नीट वाला चैनल है, ज्ञान लैब ट्यूटोरियल, यहाँ पर हम आपको नीट का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप हमारी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम नीट के लाइव पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं, ताकि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों का कॉन्फिडेंस हम बढ़ा सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, जिनको रेडियोलॉजी में जाना है, जिनको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पैरामेडिकल कोर्स में इंटरेस्ट होता है, लेकिन सीईटी से तो पैरामेडिकल कोर्स में जा नहीं सकते, कंपल्सरी नीट देना पडता है। तर महाराष्ट्र बोर्डचे असे भरपूर मुलं आहेत ज्यांना नीट एक्झाम द्यायची असते, पण त्यांना माहित नसतं की आपण कसं सिलेबस मॅनेज करायचं। महाराष्ट्र बोर्डचा सिलेबस वेगळा आहे, नीटचा सिलेबस वेगळा आहे, पण नीट आणि महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये बायोलॉजी सब्जेक्ट जे आहे ना, ते 60% सेम आहे। तो नीट और सीईटी मतलब महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी, इन दोनों में जो कॉमन बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो आपको कैसे कवर करना है, वो मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगी। तो इस चैनल की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, चैनल को ज्वाइन करो। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो मिलेगी और भी नई नई वीडियोस यहाँ पर आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद दैट चैनल। आप जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पे जाके, ये हमारे ऐप का स्कैनर है, ऐप के नीचे आप अपना जेन्युइन फीडबैक छोड़ सकते हो कि आपकी कैसे हमने हेल्प की सीईटी प्रिपरेशन में। तो हमें भी पता चलेगा कि आगे हमको और क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं, तो यू आर फ्री टू कमेंट बिलो दिस वीडियो। मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द करंट एस्पिरेंट्स, जो लोग एमएसटी सीईटी अभी अभी दे चुके हैं, ताकि सबको पता चले कि वो अपना वेकेशन टाइम कैसे यूज कर सकते हैं। So thank you for watching this video. I will see you very soon with next topic. Till then, stay tuned. Take care.